नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। आज हर कोई लोग जो है कैंसर से परेशान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक रिपोर्ट कह रही है कि 8 लोगों में 1 लोग जो है कैंसर से पीड़ित है। ये बात 2020 में सामने आई है और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। ये तमाम जानकारी हमारे साथ जो मौजूद हैं कैंसर के डॉक्टर वो देंगे। सबसे पहले हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में और जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर के विशेषज्ञ, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और क्या कहेंगे सर? नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीष गोस्वामी हूँ। मैं एक हेड एंड नेक तो इस एरिया का कैंसर का सर्जन हूँ। 2020 में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के दौरान एक WHO और ICMR का एक रिपोर्ट आया था इंडिया के बारे में। क्योंकि माहौल तब कोविड का था तो उस विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ था। तो ये हम लोग को वो रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि आने वाले वक्त में हर 8वां या 10वां इंसान जो भारतीय है उसको किसी न किसी कैंसर का रोग होने वाला है। आज के दिन में ये रोग इस तरीके से बढ़ गया है कि पहले 1-8 लोगों को होता था, आजकल हर कोई जानता है कि किसी न किसी के सगे को, किसी न किसी के भाई बंधु को ये बीमारी हुआ है। सबसे कॉमन कैंसर, सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है मुंह का कैंसर मर्दों में। महिलाओं में ये तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है। मुंह का कैंसर सभी को पता है कि तंबाकू, गुटखा, सुपारी, पान मसाला, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट के सेवन से होता है या दारू पीने की वजह से होता है। हम ये जानना चाहेंगे सर, मनीष सर, कि जो खतरनाक कैंसर होते हैं और मुख के कैंसर होते हैं और तंबाकू जो खाते हैं, जैसे आपने बताया खैनी हो या रजनीगंधा, पान मसाला, उसके पीछे में लिखा हुआ होता है आप खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, खतरनाक है। तो कितना खतरनाक है और कितनी डरने की आवश्यकता है इससे? देखिए, अगर कोई आदमी 4 नंबर स्टेज में किसी कैंसर के सर्जन के पास जाए, मुंह का कैंसर का मेन ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, वो सर्जरी कराए, उसके बाद वो सिकाई कराए, किसी में उसका कीमोथेरेपी भी हो, ये सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद, पूरा खर्चा होने के बाद उसकी 5 साल जीने की संभावना 40% है। मतलब पूरा खर्चा करने के बाद भी ये है। तो हम लोग कोशिश हमेशा ये करते हैं कि पेशेंट कैंसर से ठीक पहले, प्री मेलिग्नेंट डिजीज़ बोलते हैं, मतलब मुंह में किसी का सफ़ेद दाग आया हुआ है, किसी को लाल चांदी आई हुई है, किसी के मुंह में छोटा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, किसी के क्या कहते हैं गम से ब्लीडिंग होता है, इन सब हाल में ही पेशेंट आके एक कैंसर के डॉक्टर को दिखा ले। तब क्या रहता है, बहुत समय ये होता है कि इन सब में दवाई से काम हो जाता है या छोटा ही ऑपरेशन लगता है जिसमें सक्सेस रेट अराउंड 90% है। ये जानने की कोशिश करें जिनके मुख में घाव होते हैं, जैसे आपने बताया, और फर्स्ट स्टेज में आ जाए तो उनके जीने की संभावना कितनी होती है? वो कितने साल जी सकते हैं? 90% लोग 5 साल तक जिएगा। जो 5 साल तक जिएगा वो उसका जो भगवान ने लिख के भेजा है जितना साल टिकेगा वो उस हिसाब से टिकेगा। ये 5 साल का जो आंकड़ा है वो डॉक्टर्स के लिए है, मरीजों के लिए नहीं। हम लोग जब किसी पेशेंट का इलाज करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि 2 साल उसका अच्छी तरह से जाए, उसके बाद कोशिश करते हैं और 3 साल अच्छे। जब जो आदमी 5 साल ठीक रहता है, ये संभावना कम है कि उसको बीमारी लौट के आएगा। लेकिन जो इलाज नहीं कराएंगे उनकी जीने की संभावना ना के बराबर। आज तक कोई जिंदा नहीं बचा जो ये बोल पाए कि देखिए मैं इलाज नहीं कराया और आज मैं यहाँ पे हूँ। आप मुख के विशेषज्ञ हैं कैंसर के, तो किस तरह इलाज करते हैं? मुख में जो होता है घाव, तो उसको ऑपरेशन से कैसे ठीक करते हैं, ये बताएं हमारे दर्शकों। देखिए, मुंह का कैंसर का मेन ट्रीटमेंट सर्जरी है। तो सर्जरी करने से पहले हम लोग 2 चीज़ करते हैं। पहला है एक बायोप्सी लेना और एक CT स्कैन करना। ये बहुत लोग में धारणा है कि बायोप्सी करने से बीमारी फैल जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि कैंसर का फैलना उसकी प्रवृत्ति में है, उसका बायोप्सी के साथ कोई लेना देना नहीं।
कैंसर का जो बायोप्सी होता है, हमारे पास जो कैंसर के पैथोलॉजिस्ट हैं वो रिपोर्ट करते हैं। बहुत समय देखा जाता है कि किसी ने बोला कैंसर है, किसी ने बोला कैंसर नहीं। तो हमारे जो विशेषज्ञ है वहाँ वो कन्फ्यूजन दूर होता है कि हाँ कैंसर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्या है वो, ठीक है। उसके बाद एक सीटी स्कैन किया जाता है ताकि ऑपरेशन से पहले एक स्टेज का निर्धारण कर सके और सर्जरी प्लान कर सके कि ऑपरेशन प्लान किया जाता है। मुंह का कैंसर पहले या दूसरे स्टेज में अगर हम लोग ऑपरेशन करें तो उसके साथ प्लास्टिक सर्जरी कभी कभी लगता है, लेकिन तीसरे चौथे स्टेज में प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि पकड़ लीजिए किसी का जबड़ा निकालना है, किसी का जीभ काट देना पड़ेगा तो जीभ बनाना पड़ेगा, जबड़ा जो है वो बनाना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि मुंह के कैंसर का ऑपरेशन करने से गले का ऑपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि मुंह का कैंसर गले में फैल जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को ये लगता है कि मेरे मुंह में कैंसर है, मुंह का ऑपरेशन होगा, बस वही वैसा नहीं है। साथ में गले का ऑपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि गले के गांठ में वो फैलता है। तो एक्चुअली जो ऑपरेशन है वो मुंह का, गले का, साथ में प्लास्टिक सर्जन, तो ये 3 सर्जरी एक ही दिन में किया जाता है। अच्छा, सर्जरी के बाद जैसे बताते हैं आपको आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं और जो कुछ दिया जाता है, सेकाई दी जाती है, तो उसकी संभावना कितनी होती है? देखिए, स्टेज के ऊपर निर्भर करता है। पहले और दूसरे स्टेज में नॉर्मली सिर्फ ऑपरेशन से काम बन जाता है। उसके बाद तीसरे या चौथे स्टेज में सिकाई और किसी केसेस में कीमोथेरेपी लगता है। एकदम साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं कि जितना ज़्यादा तरीके का ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है उतना एडवांस स्टेज का कैंसर है। तो अगर सिर्फ ऑपरेशन है तो ये पहले या दूसरे स्टेज का निकलने का संभावना, ऑपरेशन रेडिएशन शायद तीसरे या चौथे। ऑपरेशन रेडिएशन कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि वो बहुत ही एडवांस स्टेज का कैंसर है। तो ऑपरेशन के 4 से 6 हफ्ते के अंदर सिकाई चालू कराते हैं, मतलब रेडिएशन। वहाँ रेडिएशन के डॉक्टर मुंह के कौन से जगह पे एक मशीन रहता है जिसको लीनियर एक्सीलरेटर बोलते हैं, वो कितना सिकाई करेगा वो निर्धारित करते हैं, और साथ ही वो चलता है 6 से 7 हफ्ते। उसी दौरान पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया जाता है ताकि सिकाई का इफेक्ट अच्छा है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है करीब 3 महीने का। ये काम दूर के किसी बड़े शहर में 3 महीना रह के करना बहुत तकलीफदायक है। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आप सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जिस पार्ट में कैंसर होता है उसको काट के निकाल देते हैं, तो फिर आगे की क्या संभावनाएं रहती हैं कि उसमें फिर से कैंसर हो जाएगा? वो पार्ट को तो आपने हटा दिया, निकाल दिया, तो फिर कैंसर कैसे फैलता है? हाँ, तो इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि जिसको कैंसर आया उसने क्या नशा किया है और उसके पूरे मुंह में, जुबान में, गले में किस तरीके के चेंजेस है। मुंह देखने से हम लोग को पता चलता है, क्योंकि पकड़ लीजिए किसी ने गुटखा खाया है तो एक जगह पे लगा है ऐसा नहीं है, वो जीभ पे भी लगा होगा, तालू पे भी लगा होगा, गाल में भी लगा होगा, गले में भी लगा होगा। इलाज कराने के बाद पेशेंट को हर 3 महीने में चेकअप पे आना होता है ताकि उसका बीमारी लौट के ना आए और कैंसर का डॉक्टर उसको देखते रहे। ये 3 महीना का चेकअप पहले 2 साल चलता है, क्योंकि यही 2 साल में बीमारी लौट के आने की संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। एक बार 2 साल ख़त्म हो गया तब हम लोग 4 से 6 महीने में एक बार बुलाते हैं अगले 3 साल के लिए। एक बार 5 साल ख़त्म हो गया तो फिर साल में 2 बार। तो जितना समय जाता है उतना ही कैंसर लौट के आने का संभावना कम होते जाता है। चलिए, ये तो आप जानकारी दे रहे थे। अब हम आपकी संस्था के बारे में जानेंगे कि जो आपकी संस्था है वो कैंसर मरीजों को किस तरह सेवा देती है, जिससे वो टाटा कैंसर सेंटर जो मुंबई में है या फिर महावीर संस्थान पटना में है वहाँ ना जाकर आपके पास आए। तो बेसिकली मैं मेडिका ऑन्कोलॉजी का जो हॉस्पिटल है, मेडिका कैंसर हॉस्पिटल रंगापानी सिलीगुड़ी में जो है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग पहली बार इंडिया के ईस्ट पार्ट में ऑर्गेन स्पेसिफिक कैंसर सर्जरी लॉन्च कर रहे हैं। ऑर्गेन स्पेसिफिक कैंसर सर्जरी का मतलब है कि एक कैंसर का सर्जन एक ही चीज़ का ऑपरेशन कर रहा है। जैसे कि हमारे टीम में मैं हेड एंड नेक कैंसर का सर्जन हूँ, डॉक्टर अनिर्बान, डॉक्टर नितेश जो है वो पेट का कैंसर का सर्जरी करते हैं, स्तन का कैंसर का सर्जरी करते हैं, डॉक्टर अभय कुमार जो है वो यूरो का कैंसर का सर्जन है, महिलाओं के कैंसर का सर्जन में गायनेक कैंसर सर्जन डॉक्टर अरुणभ है, और ईस्टर्न इंडिया के एकमात्र हड्डी के कैंसर के सर्जन जो है डॉक्टर कौशिक नंदी हमारे टीम में है। ये सारे डॉक्टर्स
या तो टाटा मुंबई या टाटा कोलकाता या रीजनल कैंसर सेंटर अहमदाबाद या किदुवई या जिपमर पौंडीचेरी, इन सब हॉस्पिटल्स के पास आउट है। तो जाहिर सा बात है, जब डॉक्टर ऐसे जगह से ट्रेन हुआ है जहाँ पे आप वैसे ही इलाज के लिए जाते हैं, हम लोग अब वो इलाज आपको यहाँ पे भी दे सकते हैं। चलिए ये जानना चाहेंगे, अभी जो पूर्णिया में आप सेवा देंगे, कब कब देंगे और कैसे लोगों को पूर्णिया वासियों को फ़ायदा होगा? हम लोग महीने में एक बार ओपीडी के लिए आएंगे। ओपीडी में 2 कैंसर विशेषज्ञ होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ और डॉक्टर अनिर्बान आए हुए हैं। आज हम लोगों ने करीब 10-15 पेशेंट देखे हैं, उसमें से 1-2 पेशेंट सर्जरी के लिए है। 2-4 ऐसे पेशेंट थे जिनका इलाज हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं अपने फॉलोअप के लिए, तो वो भी आए हुए थे। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर ओपीडी पकड़ लीजिए हम लोग नहीं हैं। तो हमारे जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, उनसे मिलने से, उनके पास आके रिपोर्ट जमा करने से, वो ऑनलाइन भी हम लोगों से कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि क्या बजट आएगा, खर्चा क्या आएगा, हम लोग जाएंगे, उससे पहले एक अनुमान होने के लिए वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे AK पाठक सदन में आप देंगे सेवा, उसके बाद जो फ़ी होगा कैंसर इलाज का क्या होगा? और जगह जो इलाज कराते हैं उससे कम है या फिर ज़्यादा? अगर आप किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल के साथ कंपेयर करें तो वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पैकेज में जाते हैं। हम लोग क्लोज पैकेज का सिस्टम करते हैं। क्लोज पैकेज का सिस्टम यही है कि हम लोग आपको ऑपरेशन से पहले ही एक पैकेज बोल देंगे और वही पैकेज में आपका ऑपरेशन होगा। अगर आपका हॉस्पिटल में स्टे उससे लंबा हो, आपको उससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये क्लोज पैकेज सिस्टम हम लोग गरीब पेशेंट्स के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, बंगाल के गरीब पेशेंट रहे, असम के रहे, नेपाल से पेशेंट आते हैं, वहाँ पे बांग्लादेश से आते हैं, इस जगह से भी आते हैं, उनको भी हम क्लोज पैकेज में ही रखते हैं। अच्छा चलिए एक और सवाल, जो गरीब पेशेंट हैं, कैंसर जो होता है उसमें खर्च तो ज़्यादा लगती है, तो उन गरीब मरीजों को आप क्या प्रावधान देंगे अपने? देखिए, आजकल आपको तो पता है कि बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड है, वो हमारे हॉस्पिटल के साथ एम्पैनल्ड है, और आयुष्मान भारत कार्ड हम लोगों का अप्लाई किया हुआ है, उसका भी अप्रूवल आ जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, ECHS, CGHS, इनके अंदर भी इलाज होता है। तो स्कीम्स के अंदर बहुत सारे स्कीम्स है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का स्कीम है। हम लोग जब एक किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तब हम लोग ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं, उस हिसाब से उसको सजेस्ट करते हैं। जैसे आयुष्मान भारत आपने बताया, पुणे में बहुत जगह अस्पताल में जो है आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो नहीं लिया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि सरकार पैसा देती ही नहीं है, इस कारण हम कार्ड का क्या यूज़ करें। तो ऐसे में क्या आपकी संस्था जो है, जो भी सरकारी कार्ड है उसको मान्यता दे रही है? आपको फंड आता है? हम लोग ऑलरेडी स्वास्थ्य साथी में इलाज कराते हैं। हमारे एक दिन का रेडिएशन का पेशेंट आता है, सिकाई के लिए 130 पेशेंट सिकाई करते हैं, उसमें से शायद 100 पेशेंट ही स्वास्थ्य साथी कार्ड में है। तो हम लोग सिकाई और कीमोथेरेपी कार्ड में कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब सेवा दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। तो ये मनीष सर थे जो मुख्य कैंसर रोग के विशेषज्ञ, जो तमाम जानकारी दे रहे थे, और वो बता रहे थे जो गरीब पेशेंट हैं जिनके पास कार्ड है, सरकार के द्वारा उनको मुहैया कराई जाएगी अपने इलाज के लिए, आप यहाँ पर करा सकते हैं, कैंसर जो रोग है उनसे निजात पा सकते हैं। हमारे साथ और एक सर हैं, अनिल सर हैं, जो आगे के बारे में बताएंगे कि ये विशेषज्ञ हैं और कैंसर से संबंधित वो बताएंगे क्या चीज़ के विशेषज्ञ हैं और क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिर्बान नाग हूँ। मैं पेट और स्तन, ब्रेस्ट कैंसर और GI कैंसर जो होते हैं, ये 2 कैंसर्स के विशेषज्ञ हूँ। तो पेट का कोई भी स्टोमक कैंसर, कोलोन कैंसर, ओवरियन कैंसर या स्तन का कैंसर, ये सब की इलाज जो ऑपरेशन पार्ट है वो मैं करता हूँ। जी, ये जानना चाहेंगे, स्तन कैंसर जो होता है फर्स्ट स्टेज में पाया जाता है, तो क्या वेस्ट को काट के निकाल दिया जाता है या फिर सिकाई की जाती है? एकदम बहुत अच्छा सवाल पूछे। पूरा ब्रेस्ट नहीं काटना है। अगर फर्स्ट स्टेज में पेशेंट आ रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको बोलते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, बहुत पहले आया है ये। फर्स्ट स्टेज एवं सेकंड स्टेज अगर ट्यूमर का साइज़ छोटा है, लेस देन 5 सेंटीमीटर है, हम लोग ब्रेस्ट बचा के ऑपरेशन करते हैं आज के दिन में। और ब्रेस्ट बचा के ऑपरेशन करने के बाद
उसमें हम लोग रेडिएशन देते हैं एंड कीमोथेरेपी हम लोग। अब जो बोल रहे थे कि पूरा स्तन निकाल देना है कि नहीं, पूरा स्तन नहीं निकालना है। अगर आपका ट्यूमर छोटा है स्तन में तो पूरा स्तन नहीं निकालना है, स्तन बचा के ऑपरेशन करते हैं हम लोग आज के दिन में। आप एक पार्ट ही निकालते हैं अलॉन्ग विद द ट्यूमर, और हम लोगों का अंडर आर्म के जो ग्लैंड्स होते हैं वो निकाल देते हैं। आपका पूरा स्तन नहीं निकाला जाता है आज के दिन में। कितनी संभावना बचने की होती है जो जिनको स्तन कैंसर होता है और उनको ऑपरेशन के बाद सेकाई की जाती है, तो संभावना कितनी रहती है बचने की? फीमेल में देखिए आज के दिन में सबसे पहले भारतवर्ष नहीं, ऑल ओवर इंडिया आप बोल लीजिए, ऑल ओवर वर्ल्ड बोल लीजिए, स्तन कैंसर सबसे पहला सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में। इससे कुछ साल पहले भी ये था बच्चादानी का कैंसर, जो कि सी सर्विक्स हम लोग बोलते थे, सर्वाइकल कैंसर। आज के दिन में हो गया है ब्रेस्ट कैंसर, और इसके रिजल्ट्स भी आफ्टर ट्रीटमेंट सबसे अच्छे हैं। आफ्टर अगर आपका अर्ली स्टेज का कैंसर है, स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर, ऑपरेशन के बाद सिकाई और कीमोथेरेपी के बाद मोर देन 90% चांसेस है सर्वाइवल की, मोर देन 5 इयर्स का। 5 इयर्स इसलिए कि अगर 5 इयर्स में आपका कैंसर वापस नहीं आया है देन यू आर डिक्लेयर क्योर्ड, आपको कैंसर और शायद ही नहीं आएगा, ये बोला जाता है। जैसे थेरेपी बताते हैं, केमो जो चढ़ाया जाता है ऑपरेशन के बाद, तो ये कब कब समय पे चलाया जाता है और कितने सालों तक चलाया जाता है? नॉर्मली डिपेंड करता है, 2 साइकिल होता है या 6 साइकिल या 8 साइकिल, डिपेंड करता है आप क्या दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है। 6 साइकिल मतलब 6 बार लगना, 8 साइकिल मतलब 8 बार लगना, 3 हफ्ते बाद लगता है। 1 साइकिल हुआ उसके 3 हफ्ते बाद फिर आना है और 1 साइकिल लेना है आपको। ऐसे करके 6 से 8 साइकिल दिया जाता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है ट्रीटमेंट, फिर फॉलोअप में रहते हैं आप। अपनी संस्था में जो आप करवाते हैं, क्या फैसिलिटी देते हैं जिससे आपकी संस्था में जुड़कर कैंसर रोगी अपना उपचार करा सकें? हम लोग जो हॉस्पिटल है मेडिका कैंसर हॉस्पिटल, जो एमपैनल्ड ECHS, CGHS, वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम, और है जो PM रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड, और किसी बाहर स्टेट के है तो उसका भी CM फंड, ये सब हम लोग पहले ही निकाल के लाते हैं, पहले ही हम लोग ये अप्लाई कर देते हैं कि पेशेंट का जो खर्चा है वो कम हो जाए। इसके अलावा हम लोग के स्टेट में जो स्वास्थ्य साथी है ये तो है ही, और अभी तो हम लोग आयुष्मान मेडिका कैंसर हॉस्पिटल इज़ गेटिंग एम्पैनल्ड विद आयुष्मान भारत, तो वी आर होपिंग कि पूर्णिया बिहार से भी पेशेंट हम लोग के पास आ जाएंगे ये कार्ड होने के बाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे, स्तन कैंसर जो होता है खासकर महिलाओं को, किन कारणों से होता है ये? सबसे पहला जो कारण है, हम लोग बोलते हैं इसको अर्ली आपका जो मासिक वो शुरू होना और लेट मासिक बंद होना। इसका मतलब ये है, सपोज़ एक नॉर्मल फीमेल, इसको मासिक शुरू होता है सपोज 17 के 18 की एज में, और ये बंद होता है 45 की उम्र में। अभी किसी का देखा गया है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन से कि इनका अर्ली मासिक या जो है हम लोग बोलते हैं ये शुरू हो गया है सपोज 12 साल, और इनका बंद हो रहा है बहुत लेट, सपोज 45, 48, 50। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन हुआ ये मासिक इनका एज का, इसमें क्या होता है, हार्मोनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जितना बढ़ेंगे, अर्ली आपका मासिक शुरू होना और लेट बंद होना, उतना ज़्यादा आपका हार्मोनल एक्सपोजर बढ़ा। दिस इज़ अ वेरी बिग कॉज, जो हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा कॉज है एक ब्रेस्ट कैंसर करने का। नंबर 2, फैमिलियल। इसका मतलब है आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी मौसी, जो आपके ब्लड रिलेटेड है फीमेल साइड में, उनको फैमिली हिस्ट्री है ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की। नंबर 2। नंबर 3, अल्कोहल इंटेक, फीमेल में जो कि काफ़ी बढ़ चुका है आज के दिन में, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। नंबर 3। नंबर 4 होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसका मतलब है काम ना करने की जो हम लोगों को जो उम्मीद लगी हो चुकी है, ये सब मल्टीफैक्टोरियल, ये सब कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने के। अब ब्रेस्ट कैंसर के बाद बहुत जगह सुनते हैं हम लोग कि ब्लड कैंसर हो गया आपको, तो वो ब्लड कैंसर क्या होता है? ब्लड कैंसर देखिए, ब्लड कैंसर मेनली होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप, मतलब बच्चों में। आप देखेंगे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ये उम्र में आता है। तो ये पूरी एक है हम लोग का जो बोन मैरो होता है, जहाँ पे हम लोग ये सब सेल, 3 तरह के सेल होते हैं हम लोग के बॉडी में, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 3, ये सब बोन मैरो में तैयार होता है। देयर आर मल्टीफैक्टोरियल रीजंस जिसके चलते ये हम लोग का बॉडी में जो WBC काउंट है, जो कि नॉर्मली 4000 से 11000 तक रेंज है, ये ज़्यादा मैरो में प्रोडक्शन होने लगते हैं और कभी कभी लाख क्रॉस कर जाता है। यही रीज़न होता है ब्लड कैंसर की। जब बच्चों की शुरुआती दौर में जो होता है ब्लड कैंसर पकड़ में आता है,
तो उसका इलाज करके कितनी संभावना आगे जीवन देने की? ALL हम लोग बोलते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसको बच्चों में शुरुआती ये में आपका स्टेजिंग में और मैक्सिमम अगर ब्लड कैंसर होता है बच्चों को, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्योर्ड हो जाता है, ये क्यूरेबल डिजीज़ है प्रॉपरली एकदम। आपने प्रॉपरली अगर इसका मैक्सिमम कीमोथेरेपी से ही हो जाता है ओनली, अगर कीमोथेरेपी से उसके बाद भी कुछ लगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उससे भी इनको क्योर किया जा सकता है। रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं इनके। तो हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे कैंसर से बच सके? एकदम, मैं सबसे पहले जो बोलना चाहूँगा कि शुरुआती कुछ सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, जो आप लोग जान लें। बॉडी पे या शरीर पे कहीं गट होना, आपको गड्डी जैसा फीलिंग हो रहा है, मुझे कोई लंप है जो पहले नहीं था, अचानक लगा। ये ब्रेस्ट पे हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, आपके पेट में हो सकता है। इसको आपको जांचना है, अचानक कुछ हुआ क्या बॉडी में, ये क्या आ गया। इसमें दर्द नहीं होता है, नंबर 1 पेनलेस होगा। नंबर 2, पैखाना के रास्ते से खून गिरना। नंबर 3, आप उल्टी कर रहे हैं, उल्टी के साथ खून आ रहा है। नंबर 4, पेट का आपका लग रहा है खाने का इच्छा नहीं है, वेट कम हो रहा है, काफ़ी महीनों से ऐसा चल रहा है, मुझे खाने का इच्छा नहीं होता है डॉक्टर साहब, मेरा वेट कम हो रहा है, थोड़ा ही खाते हैं तो पेट भर जाता है। नंबर 6 है कि बच्चादानी के रास्ते से खून आ रहा है, पेट फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खांसी ऐसा हो रहा है खांसी कम ही नहीं रहा है, बॉडी में कहीं घाव आ गया है, जो घाव सूख ही नहीं रहा है महीने भर से, साल भर से। हो सकता है ये अर्ली स्टेज आपका हो। आप डॉक्टर से जांच करें, विशेषज्ञ से दिखाएं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें कि तो जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना ही चांसेस है आप ठीक हो जाएंगे। तो ये थे डॉक्टर अनिल कुमार, और इससे पहले आपको हम मुखातिब करा रहे थे डॉक्टर मनीष कुमार से, जो तमाम जानकारी दे रहे थे आप वहाँ पर जाकर किस तरह इलाज करा सकते हैं। और पूर्णिया में वो हर महीने आएंगे पाठक सेवा सदन में, AK पाठक के यहाँ, आप वहाँ पर दिखा सकते हैं अगर आप कैंसर रोग से ग्रसित हैं। ये तमाम जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल यूं ही बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़ पूर्णिया।